हरियाणा की राजनीति में सियासी पारा एक बार फिर गरमाने वाला। जी हां, हम आपको बता दें कि बड़ौदा में उपचुनाव होना है और ऐसे में प्रदेश के ही नहीं बल्कि वहां के स्थानीय भी अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव के अंदर हैवी हो सकते हैं। हालांकि हैवी किस पे रहेंगे उसी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीडियो ब्लॉगर महेंद्र सिंह जी मौजूद है, साथ में आर्टिस्ट भी हैं। महेंद्र जी, बिंदास हरियाणा में आपका स्वागत। थैंक यू सो मच सर। महेंद्र जी, हरियाणा में एक बार फिर चुनावी बिगुल कभी भी बज सकता है, तो ऐसे में क्या लगता है वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कितने हैवी रहेंगे? सर, स्थानीय मुद्दे निश्चित तौर पर हैवी रहने चाहिए और जो आप लोग तमाम लोग सर्वे कर रहे हैं और वहाँ के लोगों से जो मेरी बात हुई है, कई बड़े मुद्दे हैं सर। एक तो वहाँ पे जो नहरी पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है कि, और ये नहरी पानी का ये बाकी ज़िलों में भी मुद्दा है कि बहुत कम नहरी पानी आता है क्योंकि वो सारा ग्रामीण इलाका है, खेती बाड़ी का इलाका है, तो वहाँ पर ये एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, बिजली का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, साफ़ सफाई का जो सड़कों की हालत है वो मुझसे बेहतर आप बताएंगे कि फ़िलहाल किस तरह की हालत है। बहुत बुरे हालत। एक बड़ा मुद्दा सर वहाँ पे रोजगार का है। ये पूरे हरियाणा का ही है लेकिन फिर पर्टिकुलर वहाँ पे भी तो इस बात का जिक्र होता ही है। उसके बाद सर मेरी नज़र में एक और बड़ा मुद्दा है जो नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए, वो है क्राइम का। जो सोनीपत और असल में तो पूरे हरियाणा में, मतलब जिस तरह से सोनीपत की अगर बात की जाए तो पिछली साल एक जो डीसी नियुक्त हुए थे उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि मैंने पहला ऐसा जिला देखा है जहां पर रोज हत्याएं होती हैं और उसके बाद से ये सिलसिला लगातार चलते आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि वहां पे पुलिस वालों तक की हत्या कर दी जाती है और पूरे हरियाणा में रोज 3 से 4 हत्याओं की एवरेज है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं। तो क्राइम वहां पर सोनीपत बड़ौदा का एक बड़ा मुद्दा है। और मैं बताता हूं कि यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है सर। आज पूरे हरियाणा का फोकस बड़ौदा पर है, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का नहीं है सर। जिन लोगों के अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं उनका भी पूरा फोकस है। जैसे पीटीआई हैं जिन्हें नौकरी से निकाला गया है, वो लोग ये चाहते हैं कि हमारे मुद्दे को ध्यान में रखते हुए बड़ौदा के लोग वोटिंग करें, यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी को सबक सिखाएं। उसके अलावा जो एचटेट हैं जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी सरकार में एक भी एचटेट की भर्ती, जेबीटी की भर्ती नहीं निकली है, तो वो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी को यहाँ पे सबक सिखाया जाए। किसान यात्राएं निकल रही हैं क्योंकि 3 जो अध्यादेश सरकार की तरफ से लाए गए हैं, इसके बारे में किसान संगठनों का ये कहना है कि ये किसानों को बुरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इसलिए बड़ौदा के लोग बताएं क्योंकि वो किसानों का इलाका है कि हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। उसके अलावा जो बेअदबी जो गेहूं की खरीद के दौरान हुई, जो लेट लतीफी पेमेंट में हुई, उससे पहले धान की खरीद के दौरान हुई थी और घोटाले के आरोप लगे थे, सरसों खरीद घोटाला हुआ, चावल खरीद घोटाला हुआ। ये जो तमाम मुद्दे हैं, अलग अलग कर्मचारी संगठनों के अपने मुद्दे हैं, उनके बहुत सारे भत्तों में कटौती कर दी गई है और बहुत सारी उनकी नाराजगियां उनके महकमों को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। अलग अलग महकमों में छटनी हो रही। कच्चे कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर महकमे से जो छोटे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको निकाला जा रहा है। कोरोना काल में जब सरकार को लोगों का, कर्मचारियों का सहारा बनना चाहिए, ऐसे दौर में उन्हें बेसहारा किया जाए। तो वो तमाम लोग अब बड़ौदा की तरफ देख रहे हैं कि बड़ौदा वालों हमारी आवाज बनके या हमारे दर्द परेशानियों को देख के वोटिंग करना। लेकिन महेंद्र जी, जिस प्रकार से आपने इतने सारे मुद्दे गिनवाए हैं, अगर मुद्दों का हम निचोड़ निकाले तो ये कह सकते हैं कि जो लोग परेशान हैं वो चाहते हैं कि सरकार को हम समर्थन ना दे। बात आती है अब विपक्ष की बात, तो पिछली 3 योजनाओं से विपक्ष को जिता तो रहे हैं वो, तो विपक्ष को जिताने का क्या फायदा होगा लोगों को? सर, 2-3 चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये फैक्टर रहता है कि भी सरकार के साथ जाए। ठीक है, उसमें मैं, क्योंकि मैं जींद का रहने वाला हूँ सर, मैं काफी टाइम से जींद की बात कर रहा हूँ, मैं आपके इस मंच पे भी करूंगा सर। हम लोग तो सरकार के साथ है ना सर। हमने तो उपचुनाव में भी सरकार को जिताया था और फिर ये आम चुनाव में भी सरकार को जिताया था सर। आप जींद की सड़कों से होके गुजरते हैं, है सर सरकार के साथ का कोई असर? तो सरकार ने तो कहा हम जींद को राजधानी बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, जिस दिन बन जाएगी उस दिन मैं खुद कहूंगा कि बड़ौदा वालों बीजेपी को वोट दे देना। मैं खुद कहूंगा सर, मैं बीजेपी के लिए वोट मांगूंगा। लेकिन जींद में तो जगह जगह पे काम चले हुए हैं, विकास के बहुत सारे काम चल रहे हैं। कितने साल से सर? 6 साल से हम लोग देख रहे हैं। 6 साल से पूरे शहर को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है, एक ठीक ठाक सा शहर। उपचुनाव तो अभी हुआ था ना जिसमें ये वायदा किया गया था कि हम जींद को राजधानी बनाएंगे,
तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से आप जींद की बात कर रहे हैं ऐसा ही माहौल बड़ौदा में भी देखने को मिलेगा? अनदेखी होगी? हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जींद में जब मतलब 4.5 साल तक 4-4.5 साल तक तो कोई बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया था जींद को। उसके बाद जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो सारी की सारी सरकार वहां पे पड़ी हुई थी, सारे नेता मंत्री, और ये दिखा दिया भाई काम चल रहा है जींद को। तो ये एक तो पेरिस बनाने की कहने लग रहे थे, एक राजधानी बनाने की कहने लग रहे थे। चलो उस चुनाव में तो कोई बात नहीं भाई, इनके दोनों की टक्कर थी, अब तो दोनों सत्ता में है ना तो वो पेरिस बना ना वो राजधानी बनी। अब भी जो थोड़ी सी बारिश हो जावे है, कदे उसकी गोहाना रोड की तस्वीरें सामने आवे हैं, कदे रानी तालाब की, कभी पटियाला चौक। लेकिन जींद के विधायक एक्शन मोड में भी तो नजर आते हैं साथ ही साथ। सर वही तो कह रहा हूँ ना, एक्शन मोड में तो सरकार भी 6 साल से है। अच्छा एक और बात है सर, उससे पीछे आ जाइए आप, उससे पीछे आ जाइए। जब कांग्रेस की सरकार थी, सबसे बड़ा जब आप तो पत्रकारिता करते थे, सबसे बड़ा आरोप क्या होता था सरकार के ऊपर कि भी क्षेत्रवाद की राजनीति है। मतलब एक तो वो तो, लेकिन उधर से मना होती थी कि नहीं भी हम तो सबका समान विकास कर रहे हैं। मतलब ये कोई ऐसा इल्जाम कोई अपने सिर के ऊपर नहीं लेता। लेकिन ये कमाल की बात है, जींद का भी अपने परफेक्ट एग्जांपल दिया और बड़ौदा का भी। घोषित तौर पे कहा जा रहा है, घोषित करके कि भाई आपका यहाँ पे हमारा विधायक नहीं था इसलिए हमने विकास नहीं किया, हमारा बनवा दो तो हम विकास कर देंगे, हमारा नहीं बना तो विकास नहीं करेंगे। घोषित तौर पर क्षेत्रवाद, मतलब ये तो एक तरह से क्राइम है सर, घोषित करके कि भी हमारा नहीं है। भाई बड़ौदा हरियाणा का, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जनता को डर दिखाया जा रहा है? हाँ यही तो ना, डर दिखाया जा रहा है। लेकिन डर की बात कहाँ आती है महेंद्र जी? अभी सरकार ने 2 कॉलेज की घोषणा की है, बड़ौदा में 2 कॉलेज बनेंगे लड़कियों के लिए। क्यों की है सर अभी? वही तो कहना। अच्छा इससे पहले एक और बात बताऊं, 20 से ज्यादा कॉलेजेस की घोषणा एक साथ की गई थी खट्टर साहब की तरफ से। आप उसकी नजर मार के देख लीजिए, क्या वो बन गए हैं? और बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं सर, वो हो गए। जींद के लिए मैं बता, जींद में कितनी घोषणाएं हुई थी, वो हो गए हैं। और एक और बात है सर, विधायक तो आज भी नहीं है ना बीजेपी का वहां पे, अब कैसे 2 कॉलेज की याद आ गई? मतलब एक यही पैमाना हो गया कि भी हमारा विधायक नहीं था इसलिए हम विकास कार्य नहीं करवा पाए। अब क्यों? अभी नहीं है ना आपका विधायक। तो अभी जो उनके वहां पे अघोषित जो कैंडिडेट हैं योगेश्वर दत्त, मैं देखता हूं कि तमाम अधिकारियों को आदेश देते हैं। अब उनके पास पावर कहां से आ गई? जब मतलब चुनाव हो गया था, वो चुनाव हार गए थे, तो उनको चाहिए ये था कि काम करवाते रहें। ले ले वोट यार, काम लोगों को वोट अपने घर पे थोड़ा ही नहीं रखनी है, करवा देते काम। लेकिन अब कैसे उनके पास पावर आ गई? अब क्यों तमाम सरकारी अमला वहां पे पड़ा हुआ है? महेंद्र जी अगर हम बड़ौदा की बात करें तो हमें ऐसे लगता है कि शायद जितनी भी राजनीतिक पार्टियों की बात हो, चाहे वो अभी वर्तमान बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या इनेलो की बात करें, क्योंकि कभी ना कभी सभी का योगदान रहा है। कांग्रेस का वो गढ़ रहा है, इनेलो का भी उससे पहले गढ़ रहा है। हालांकि बीजेपी की वहां पर एक भी आज तक सीट नहीं जीत पाई है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि बीजेपी को दोष देना गलत है? मैं वही कह रहा हूं ना सर, जब आप कहते हैं कि हरियाणा सरकार, क्या सच में ही उसमें से बड़ौदा बाहर होता है? हरियाणा का हिस्सा ना सर। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री हम कहते हैं, क्या सच में वो मतलब बड़ौदा के लोग या बड़ौदा के मुख्यमंत्री अपने आप को नहीं मानते हैं? ना, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का विधायक हूँ। हाँ, तो फिर कहाँ? ने खुद कहा कि मैं यहाँ का विधायक हूँ और आपको बहुत सारे विकास के काम करके दिखाऊंगा। कब? 6 साल से तो वो मुख्यमंत्री है ना 6 साल से कर देते। मैं कह रहा हूं वहां पे अगर आपका विधायक नहीं बन रहा सर, पता है क्या होना चाहिए? राजनीति कहीं पे अगर आपका विधायक नहीं है और आप सत्ता में हैं, तो आप वहां पे ज्यादा काम करके दिखाओ। भाई लोगों को वोट अपने घर पे नहीं रखनी है, गिनवाओ कि जी ये देखो इतने काम करवाए हमने 6 साल में, अब हमें वोट देना। लेकिन महेंद्र जी हमने बात की थी सरकार के मुखियाओं से कि भी आपने यहाँ पे विकास क्यों नहीं करा, तो उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ की जनता कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताती आई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने यहाँ पे बहुत सारे काम किए। पहली बात। दूसरा ये कि यहाँ का स्थानीय विधायक हमारे पास काम के लिए नहीं आता था, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कमी रही है, उसको अब कमल खिला के पूरा कर दिया जाएगा। अच्छा विधायक अब आता है सर? अब तो विधायक है ही नहीं। अब क्या आता है? अब भी तो सरकार खुद आ रही है ना। अब भी तो सरकार को पता चल रहा है कि ये गली नहीं है या यहाँ पे बिजली नहीं आती। अब भी तो जो तमाम हम चीजें देख रहे हैं कि वहां पे मौके पे अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं। विधायक तो अभी भी नहीं आ रहा ना आपके पास, अब तो विधायक है ही नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना सर, अगर सच में ही बड़ौदा की परेशानी देखनी होती तो देख लेते। और उसमें एक और बात बता रहा हूँ सर, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि अगर इस राजनीति को हम बढ़ावा देते हैं, अगर इस राजनीति के ऊपर मोहर लगाते हैं बड़ौदा के लोग, तो फिर आप इस
राजनीति के लिए तैयार रहिए। आप तैयार रहिए कि आपके यहाँ पे काम और आपकी सुनवाई तभी होगी जब उपचुनाव होगा, और वो भी 5, 7, 10 दिन का पीरियड होता है सर। मतलब ऐसे हालात कर दिए इन लोगों ने, तो लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि यार इस तरह अच्छा उपचुनाव मारे यहाँ पे हो जावे। जींद में भी इन्होंने ये हालात कर दिए। मतलब लोगों की सोच होगी कि यार हमारा विधायक मर जाए इससे अच्छा तो, मतलब हालांकि कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। मतलब ये बना रहे हैं, मतलब ऐसी सोच कि भाई ऐसा हालात कर देते हैं। तो इसका मतलब तो इस बात के ऊपर मोहर लगाई जानी चाहिए कि भाई हम लोग तो ऐसा ही करेंगे। उपचुनाव अगर कहीं पे होगा तो वहां पे पूरा उसको, बाकी अगर यहाँ पे हमारे खिलाफ वोट जाता है तो हम नहीं करेंगे काम। लेकिन महेंद्र जी, अगर हम बड़ौदा की बात करें, सभी पार्टियां ये कहती हैं कि हमने महिलाओं को सभी अधिकार दिए हैं, और यहां तक कि 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जाती है, पंचायतों में 50% देने की बात की जाती है। लेकिन अगर पिछले हम तमाम इतिहास की बात करें बड़ौदा उपचुनाव की, आज तक एक भी महिला विधायक वहां से नहीं चुनी गई है। तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई पार्टी वहां से महिला उम्मीदवार को उतारती है तो कितना फायदेमंद रहेगा? हो सकता है। देखो ये पार्टियों की राजनीति है। मैं सच में ही कम से कम राजनीतिक तौर पे मैं विशेषज्ञ भी नहीं मानता अपने आप को कि ये कैसा समीकरण बैठेगा। फिर जातियों पे भी बात आ जाती है कि फलानी जाति को टिकट मिले तो कितना फायदा है, ढिमकी जाति का वहां से आज तक कोई विधायक नहीं बना, वो बन जाए तो कितना है। ये भी मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है। हाँ हो सकता है, मैं सच में ही, लेकिन मैं अपने आप को इतना विशेषज्ञ नहीं मानता कि भी राजनीतिक जो समीकरण होते हैं उन्हीं के हिसाब से मैं टिप्पणी कर दूं। इश्यूज के बारे में मैं सच में ही इस बारे में, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि भी उठते रहें, और खास तौर पे चुनाव में मुद्दे जरूर होने चाहिए सर। चुनाव से अगर मुद्दे गायब हो जाते हैं तो फिर मतलब आपका वोटर होने का अधिकार खत्म हो जाता है। बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को हम बता दें कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र सिंह। जी हाँ, ये वही शख्स हैं जो अपने वीडियो ब्लॉग के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से हमेशा प्रदेश के जितने भी ज्वलन मुद्दे होते हैं, चाहे वो युवाओं के रोजगार की बात हो, या किसानों के हितों की बात हो, या फिर आम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं की बात हो, उनको मनोरंजन के माध्यम से वास्तव में सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं के साथ आज हम चर्चा करें। महेंद्र जी, आपने मुद्दों की बात की है, एक एक करके मुद्दों की बात करते हैं। सबसे पहले युवाओं का क्या योगदान रहेगा आपकी नजर? सर रोजगार भी दो तरह का, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 5-6 साल से, क्योंकि देखो हरियाणा की एक ये पहचान ये ज़रूर थी जब से हरियाणा बना है, और क्योंकि एक तरह से मतलब रेगिस्तानी इलाका कह के हमें अलग किया गया था पंजाब से, लेकिन तमाम जितनी सरकारें रही हैं कम से कम उनका इतना योगदान ज़रूर रहा है कि हम लोग इतने सक्षम हो गए थे कि हरियाणा दूसरे राज्य के लोगों को रोज़गार देता था। इतने सक्षम हम लोग हो गए थे। लेकिन पिछले काफ़ी साल से आप देख रहे होंगे कि जो एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती थी वो लगभग ना के बराबर है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हरियाणा में लगनी थी या लगी हुई थी वो भी यहाँ से मूव कर रहे हैं। इसकी एक वजह तो ये मैंने क्राइम का जिक्र किया कि भाई मतलब आप देखेंगे कि 5 से 6 रेप की वारदातें सामने आती हैं, 3 इसके अलावा आंदोलन भी, और वो जो है ना 50 से ज्यादा वाहन चोरी के, चोरी डकैती लूट के 54 से ज्यादा मामले, मतलब ये डेली का आंकड़ा बता रहा हूं मैं, ये सामने आते हैं। एक क्योंकि जो भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता है तो इन चीजों को रखता है। उसके बाद वो फिर 3-4 बार जो दंगे करवाए गए हैं, जो दंगे हुए हैं, उनका भी असर पड़ता है। तो प्राइवेट दंगे करवाए गए हैं या किए हैं, बहुत बड़ी बात। सर दंगे होते नहीं हैं सर, इस पे चाहे बेशक अलग से कभी चर्चा कर लें, दंगे होते नहीं हैं सर, करवाए जाते हैं, ठीक है। और इस पे चाहे बेशक अलग से चर्चा कर लेना, उस दौरान मैं बिल्कुल एक्टिवली इस पे काम कर रहा था। तो एक तो वजह ये रही कि इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, बेरोजगारी बढ़ी। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि सरकारी नौकरियां सर, अब मैं पीछे एक अध्ययन कर रहा था कि पिछली सरकार में कितनी सरकारी नौकरियां मिली थी और उसमें इस सरकार में कितनी सरकारी नौकरियां मिली है। लेकिन इसी दौरान खैर एक बयान खुद मुख्यमंत्री का आ गया, उसके बारे में मैं एक विस्तार से रिपोर्ट बनाने जा रहा हूं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री के बयान का ही अगर जिक्र करता हूं तो मुख्यमंत्री ने भी माना है कि अब तक तो वो जो पिछली सरकार का वो था आंकड़ा था उस तक नहीं पहुंचे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उतनी भी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो एक जो न्यू जॉब क्रिएशन होती है ना सर, वो नहीं हो रही हैं। और जो भर्तियां हो रही हैं वो लटक रही हैं, वो भटक रही हैं, और लटकी हुई में से खुद की भर्तियों में से लोग निकाले जा रहे हैं। मैं अगर उनका जो ग्रुप डी के खेल कोटे से जो भर्ती हुए हैं 1500 से ज्यादा, उन लोगों की अगर बात करूं, और कुछ भर्तियां ये ईबीपीजी के चक्कर में या ईडब्ल्यूएस के चक्कर में वो रुक गई थी, उनकी बात करूं, एसबीसी के चक्कर में रुक गई थी, उनकी बात करूं मैं। उसके अलावा छटनी हो रही है सर बहुत सारी,
मतलब जो कच्चे कर्मचारी हैं अलग अलग महकमों में थे, एक एक करके रोज एक महेंद्र जी, आपने काफी सारी भर्तियां गिनवाई हैं जो कि अभी थोड़े से समय में हुई है, लेकिन इनका अगर हम बड़ौदा के चुनाव से संबंध देखें तो वहां से इसको वहां पे क्यों तोला जा रहा है? मैं वही कह रहा हूँ सर, देखो उनमें लोग तो वहां के भी होंगे ना, अगर बेरोजगारी है तो उसका शिकार वो भी हैं, क्राइम है तो उसका शिकार वो भी हैं, कच्चे कर्मचारी अगर हट रहे हैं तो वहां से भी लोग होंगे, एक बात है सर। दूसरी बात क्या है, एक संदेश होता है सर, उपचुनाव में सच में ही एक संदेश देने की बात होती है कि भी अगर वहां पे हम लोग सत्ता पक्ष की इन तमाम नीतियों और फैसलों के पक्ष में वोट करते हैं तो इसका मतलब ये तमाम चीजें सही है, इसमें गलत क्या है फिर? तो अगर वहां पे अगर बीजेपी को समर्थन ही मिल जाता, मान लीजिए, जिसका संदेश क्या जाएगा कि बीजेपी, इसका मतलब जो 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 चीजें कर रही है वो सही है, इसमें किसी को क्या आपत्ति है, ठीक है। अगर उसके खिलाफ कोई संदेश जाता है, वोट जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को बैठ के सोचना पड़ेगा ना कि नहीं, ये महेंद्र सिंह की नजर में दो टूक ये बात है कि अगर वहां की जनता सरकार से खुश नहीं है तो वहां बीजेपी का कमल नहीं खिलाना चाहिए, अगर खुश है या जिता देती हैं तो इसका मतलब वहां पे जनता बहुत खुश। हाँ बिल्कुल, ये देखो संदेश नहीं, दो मैसेज है उसके, एक तो जनता बहुत खुश है, ठीक है, एक तो मैसेज ये हो सकता है, ठीक है, या ये हो सकता है भी हमें तो आगे खुश होना है, एक मैसेज। लेकिन महेंद्र जी, उपचुनाव की अगर हम बात करें, जितने भी उपचुनाव हुए हैं हमेशा सरकार का ही जो नेता होता है वो जीतता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ज्यादातर ये क्योंकि देखो आपके पास एक तो सरकार है, एक पूरा का पूरा तंत्र है और तमाम चीजें हैं जो आप प्रभावित कर सकते हैं। और हरियाणा के बहुत सारे एग्जाम्पल है सर, अभय चौटाला का एग्जाम्पल है, एलनाबाद वाला उपचुनाव हुआ था, अभय चौटाला जीते थे, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार के पक्ष में जाए। लेकिन मैं कह रहा था कि सर एक मैसेज की, जो मुझे कह रहा हूं कि मैसेज की बात है कि भी सरकार को उकड़ू बैठा के बताए तो सही कि भाई साहब नहीं, ये बातें गलत कर रहे हो आप, ठीक है ना, या तो वोट के माध्यम से करो। और आज तो सारी सरकार वहां पे पड़ी हुई, वहां पे बैठा हो सामने, मैं तो कई वीडियो देख रहा हूं कि भाई एक तरफ मंत्री जी बैठे हुए, एक तरफ कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है और बताने लग रहे हैं कि भाई साहब सत्यानाश कर रखा है, नहराम पानी अंधा ने, बिजली आंधी ने, तो या तो ये काम करो, इनको बताओ उकड़ू बैठा के। वीडियो वायरल हुआ था, हाँ, ये घनी बड़ी तोप है के आ रहे हैं ना सारे गोड्डा पे। और ये चुनाव ही होता है सर, चुनाव के अलावा हमारे पास अब लोकतंत्र में ज्यादा ताकत बची नहीं। महेंद्र जी, आपने युवाओं के मुद्दों की बात की है, अगर हम इसके अलावा बात करें तो सबसे अहम मुद्दा आता है किसानों का। तो क्या किसानों की भूमिका भी यहाँ पे देखने को मिलेगी? पूरा ग्रामीण इलाका है, पूरा किसानों का इलाका है, और अगर वहां पर भी किसानों के मुद्दे इग्नोर हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर कहां पे किसानों के मुद्दे उठेंगे, फिर कहां पर किसानों के नाम पे वोट होगी, फिर कहां पर इस बात की चर्चा होगी कि धान घोटाला हुआ था उसकी जांच नहीं हुई, कहां पर इस बात की चर्चा होगी चावल घोटाला हुआ, उससे पहले सरसों घोटाले की अगर बात की जाए, हालांकि उस इलाके में ज्यादा नहीं होती होगी, लेकिन वो कहां पर इस बात की चर्चा होगी कि जो गेहूं की खरीद के दौरान हमें कितने चक्कर कटवाए गए, हमारी पेमेंट लेट हुई, गन्ने की पेमेंट आज तक नहीं हुई, नहरों में पानी नहीं आता है। और 3 अध्यादेशों की बात की जाए तो किसान संगठनों का स्पष्ट आरोप है कि ये एमएसपी को खत्म करने जा रहे हैं, मंडी बोर्ड को खत्म करने जा रहे हैं। कब से? चौधरी छोटू राम जी की तरफ संघर्ष की वजह से एक व्यवस्था हुई थी, उसको आज खत्म करने की कोशिश हो रही है। एक मॉडल जो पहले बिहार में लागू हो चुका है और ये ऐसे ही सुनहरे सपने दिखा के उस मॉडल को लागू किया गया था, उस तरफ हरियाणा पंजाब के किसानों को ले जाया जा रहा है। अगर वहां पर इन मुद्दों को देखते हुए वोटिंग नहीं होगी तो मुझे समझ में नहीं आता फिर वोटिंग कहां पे होगी। हरियाणा में पिछले काफ़ी लंबे समय तक आंदोलन चला था, जिसकी अगर हम बात करें जाट आरक्षण की, तो क्या जाट आरक्षण की जिस प्रकार से अभी एक महापंचायत बुलाई गई थी और उस महापंचायत में एक बार फिर ये कहा गया कि अगर सरकार उन युवा बच्चों को नहीं छोड़ती है या केस वापस नहीं लेती है तो हम इसका विरोध करेंगे, तो क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है, दबाव बनाने की कोशिश की जा सकती है? मैं वही कह रहा हूँ सर, देखो चुनाव है ना, जनता के पास एक मौका होता है, ये मौका होता है, क्योंकि हमें ज्यादा मौके नहीं मिलते सर। ये तो मतलब दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि भी किसी विधायक का निधन हुआ है तो उनको दोबारा मौका मिल रहा है 5 साल में, नहीं तो 5 साल में एक बार मौका मिलता है। तो उस दौरान क्या होता है सर, हम कब कहें अपनी बातें, लोग कब कहें, जब ये हमारी वैसे तो सुनते नहीं है, ठीक है, वैसे कान बंद करके अब ये कहते हैं कोई विधायक हमारा नहीं था, सांसद तो तारा था, सांसद के काम गिनवा के ले लो वोट। मतलब वहां तो बड़ौदा का वहां सांसद तो नहीं का है ना,
अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि भाई हमारे पास मौका यही होता है कि सारे लोग अपनी अपनी पंडोकली लेके जरूर पहुंचेंगे। सारे लोग यूं भी कहेंगे कि भाई साहब हमारे घर के आगे की गली बनाओगे ना तो वोट दूंगा, फिर यूं भी कहेंगे कि ना छोरा की नौकरी लगेगी तो वोट दूंगा, यूं भी कहेंगे हमारा ये मुकदमा अड़ रहा है इसमें सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई होगी तो वोट दूंगा। तो ये सारे लोग, अब जैसे आरक्षण का भी मुद्दा उठेगा, ठीक है, मतलब केसेस के मुद्दे भी उठेंगे और बहुत सारे, मतलब जिस प्रकार नेता जनता का इस्तेमाल करते हैं वही जनता के पास अब ब्लैकमेल करने का मौका है। ये ब्लैकमेल नहीं सर, ये हक है हमारा, ये तो इनको वैसे ही करना चाहिए था, लेकिन ये वैसे नहीं करते हैं तो फिर ऐसे करवाएंगे, वो बात है सर। ये तो वैसे ही करने चाहिए थे। अब ये चुनाव का क्या इंतजार करना है गलियों के लिए या किसी भी बात को लेके जो जनता की जायज मांगे हैं उनके लिए चुनाव का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं थी। भाई सरकार बन गई, लागू अपना काम में करो। तो ये मौका है सर, उस टाइम पे लोग निश्चित तौर पे भुनाना चाहेंगे, सारे कोशिश करेंगे कि यार ये मौका है, ये हो जाएगा किसी न किसी तरह से काम, ये वाली बात है। अंतिम प्रश्न, क्या लगता है चुनाव के अंदर, क्योंकि बहुत जल्द हो सकता है चुनाव, तो उस चुनाव के अंदर सरकार अपने दम पे कहें या बीजेपी की अगर हम बात करें तो वो, क्योंकि आपको भी पता है कि पूरा अमली जामा वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा, घर घर के अंदर नेताओं को भेजा जाएगा, तो वहां पे कमल खिला पाएंगे? सर ये मतलब है ना, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ही नहीं कि भाई यस और नो। जैसे कहा कि भाई उसकी हार के कितने कारण हैं, ठीक है ना, वो 10 या कितने नंबर, 10 नंबर का आया करता था ना, तो उसमें फिर 10-15 नंबर के क्वेश्चन आया करता, फिर उसमें कई कैप्शन होते थे कि भाई एक ये वजह थी, एक ये वजह थी, एक ये वजह थी, फिर उसकी डिटेल भी देनी आया करती। तो ये बहुत लास्ट में नंबर देने की बात, हाँ, फिर वो नंबर है ना, जो वो 10 नंबर का क्वेश्चन मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अब नंबर आपको देने हैं या बड़ौदा की जनता को देने हैं, और ये तो वही बात है सर, ये तो ऐसी भविष्यवाणी करना है ना, कोई बड़ी सी बात नहीं। 50% तो फिर भी मेरी सही रहेगी। अगर मैं एक का नाम ले दूं, बीजेपी का नाम ले दूं या कांग्रेस का नाम ले दूं या फिर किसी और पार्टी का, 50% तो फिर भी चांस है कि भाई यह सच हो जाएगी। तो ये क्या भविष्यवाणी, ये अब लोगों को डिसाइड करना है। चलते चलते महेंद्र जी एक बात और ध्यान आइए, अगर हम जेजेपी की बात करें, पिछले चुनाव में जेजेपी का अपना उम्मीदवार था, अब की बार गठबंधन में है। अगर दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव मैदान में उतरती हैं तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी से काफी आगे निकल सकती है? अच्छा सर, एक और बात है, जब ये जेजेपी और बीजेपी अलग थी, मैं सही बात की आपने, और ये जो सारी बातें मैं कह रहा हूँ ना सर, जब अलग थी तो जेजेपी ये दुष्यंत चौटाला इन मुद्दों को उठाते थे ना, जेजेपी के लोग उठाते थे, इन्हीं घपले घोटालों की बात करते थे। घपले घोटालों में मतलब दुष्यंत चौटाला का तो स्पष्ट आरोप है कि खट्टर साहब खा भी रहे हैं और खुआ भी रहे हैं, ठीक है। बिजली मीटर घोटाला, माइनिंग घोटाला, भर्ती घोटाला, इन तमाम घोटाले, धान घोटाले तक की बात करते थे। जांच में यूं कहा करते कि भाई ये तो जांच भी सी करें, बिल्ली ने दूध के रखवाड़े बिठा, इसलिए तो अब दुष्यंत चौटाला जांच करवा रहे हैं, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करवा। वही तो, कितने दोषियों के खिलाफ हुई है कार्रवाई, मतलब तो घोटाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। अच्छा, मैं यही बात है कि जेजेपी को तो वहां पे पहले जवाब तो ये भी देना पड़ेगा कि भाई साहब वो जब तमाम घोटाले के आरोप खट्टर साहब पर लगा कर दे, उनकी होगी जांच, मिल गई खट्टर साहब ने सजा। दूसरा एक बड़ा आरोप ये था कि 80 लोगों के हरियाणवियों की इन्होंने हत्या करवा दी, ठीक है, और दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला के भाई जो मैर सिका है वो तारा कदे भला नहीं कर सकता, ठीक है ना। दुर्गा दी खट्टर साहब तो सजा, मतलब खट्टर साहब के पास जाके बैठ गए ना, मतलब कई बार यूं कहा करें भाई क्या आउटपुट लोगों को हर मामले में ऐसे ही होता है। अधिकारी कह रहे हैं कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, मंत्री कह रहे हैं कि घोटाला ही नहीं हुआ है, और जो किसान संगठन कह रहे हैं कि हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। आपकी नजर में गठबंधन का फायदा नहीं होगा? मैं वो कह रहा हूँ, वो मुद्दा मेरे लिए नहीं है सर, मैं उस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन चीजों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे ना। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार किससे और किस रूप में जनता जवाब मांगती है। लेकिन बहरहाल एक बात तो तय है, जिस प्रकार से महेंद्र सिंह ने अनेक अनछुए पहलुओं को आज बिंदास हरियाणा के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है, उससे लगता है कि शायद आने वाले समय में इस बड़ौदा उपचुनाव में कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि प्रभाव कितना होगा और क्या बदलाव होगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ, आपको हर रोज किसी न किसी ऐसे ही महान शख्सियत से आपको रूबरू करवाते रहेंगे और उन्हीं की जुबानी सुनाते रहेंगे कि आखिरकार बड़ौदा में किसके सिर पे चौधर का ताज सजेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।